फुल एंड फाइनल में हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, बल्कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह खबर नहीं साजिश है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जरा ध्यान से देखें, अरुणाचल में चीन ने गुपचुप तरीके से बसाया गांव। बड़ी खबर, ब्रेक करें। सैटेलाइट से मिली इमेज में हुआ खुलासा। अरुणाचल के संसदीय स्थानीय सांसद ने कहा घुसपैठ पहले से लेकिन गांव नया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय सीमा में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है। अब यह हैरान करने वाली खबर है। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग बताऊंगा, सुनिए जरा। अरुणाचल में चीन ने गुपचुप तरीके से पूरा का पूरा गांव बसा लिया है, और वो भी 4.5 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा के। अब यह कैसे संभव है, यह बहुत बड़ा सवाल है, और यह हमारे जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करता है। यानी कि क्या हमें फिर से झपकी लेते पकड़ा गया? आर वी कॉट नैपिंग अगेन? यह बहुत बड़ा सवाल है। सीधे मैं आपको बगल में इसके स्टिल्स दिखाऊंगा, जरा दिखाएं। वो पूरा का पूरा गांव जो है उसकी तस्वीरें दिखाएं बगल में। ये देखें इन तस्वीरों को, किस तरीके से पूरा का पूरा गांव। और ये हैरान करने वाली खबर है। सबसे ज्यादा तो ये हैरानी की बात है कि आखिर कैसे ये सब होता है, कैसे संभव है कि पूरा का पूरा गांव बस गया। अगस्त 2000, राहुल पूरी स्क्रीन पर दिखाएं जरा हमारे दर्शकों को, पूरी स्क्रीन पर ये मैप दिखाएं जरा। अगस्त 2019 को पहले गांव खाली था, और नवंबर 2020 को तस्वीर बदल चुकी है। अब गांव बस गया है। मैं सीधे चलूंगा अभी इस बड़ी खबर ब्रेकिंग और विजुअल के साथ, सीधे मैं सुमित के पास चलूंगा। सुमित, ये कैसे संभव है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो अनबिलीवेबल है सुमित। देखिए, निश्चित तौर पर निशांत, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर इंटेलिजेंसीज को या सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता। इंपॉर्टेंट यह है कि चीन एक अपने एजेंडा पे काम करता है जिसको कहा जाता है इस्लामी स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे वो इन इलाकों में अपनी पैठ बनाता है। और इसकी शुरुआत भी 1959 में इसी तरीके से की गई थी। चीन ने अपनी एक छोटा सा यानी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर वहां पे रखा था जिस पर उन्होंने अपने फोर्सेज रखी, लेकिन उसके बाद 62 के बाद या फिर उसके बाद उसने कभी उस चीज को नहीं छेड़ा। लेकिन 1999 या 2000 के बाद उसने वहां पर अपनी और पोस्ट क्रिएट कर दी। इसके बाद लगातार कहा यह जा रहा है कि डोकलम के बाद उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से वहां बढ़ाया है। और ये जो हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इन पिक्चर्स में, ये 2019 के बाद बनाने शुरू किए थे, जिसको उसने 2020 में तैयार कर लिया। निशांत, इंपॉर्टेंट ये है कि चीन अपनी मजबूती इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, ये मुझे बताइए, ये इलाका हमारा या उनका है? देखिए, ये वो इलाका है जहां पर चीन 1962 से पहले घुस आया था। इसको बफर स्टेट भी कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं ग्रे एरिया है, जहां पर भारत और चीन के बीच में लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन अब चीन ने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर ये शो करने की कोशिश की है कि ये सारा इलाका उसका है, और इसके पीछे का मकसद भी यही है निशांत, ये दिखाना। ये बात बोलिए, मैं सीधे सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा इसका जो हमारे पास डिटेलिंग है। सबसे पहले मैं आपको स्टिल्स के साथ इसकी डिटेलिंग देना चाहूंगा, और उसके बाद मेरे खास मेहमान जो इनको एक बार इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे साथ जितने भी हमारे खास मेहमान हैं उनको जरा स्क्रीन पर दिखाएं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जल शंकर प्रसाद सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, लेजेंड ऑफ अ पर्सन। और एक बहुत बढ़िया एनालिसिस अगर आपको देखना है, सुनना है, और वो भी न्यूट्रल एकदम, वो है मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर हरदीप सिंह पुरी सर। सर आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। मंजीव सिंह पुरी सर, पार्डन मी। और सर स्वागत है आपका। कसवर पाकिस्तान से मेरे सहयोगी, जांबाज रिपोर्टिंग एकदम, क्योंकि वहां पर बोलना भी गुनाह है, और अब आपको पता होगा पाकिस्तान में एक एंकर के पीछे कैसे पड़ गए वहां पर। लेकिन मेरे साथ मनीष झा हैं मेरे सहयोगी, जो कि आज ट्रंप के ऊपर बहुत कुछ बताएंगे। और सुमित एज ऑलवेज मेरे साथ मौजूद है। आइए जरा अरुणाचल में ड्रैगन की घुसपैठ, जरा ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको देखें और बताएं हमें यहां पर ये जो हमारे पास नहीं। सबसे पहले मैं चाह रहा था इसकी डिटेलिंग अगर मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन यहां पर ये जो डिटेलिंग में आपको बता रहा हूं इसको देखें। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने भारतीय सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसाया। नंबर 1, अच्छा कैसे पॉसिबल है ये? और ये ग्रे एरिया है, जैसा कि सुमित, अभी मैं सुमित को इनवाइट करूंगा। चीन ने गांव में 101 घर बनाए, वाह, शगुन के 101 घर। और तसारी चू गांव में चीन ने किया ये अवैध निर्माण। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है अरुणाचल के सुब नसीरी जिले में ये गांव है। सैटेलाइट तस्वीरों से घुसपैठ का खुलासा हुआ है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, 26 अगस्त 2019 की पहली तस्वीर में मौके पर कोई बसावट नहीं है। नवंबर 2020 की तस्वीर में कई घर दिख रहे हैं, पूरी एक कॉलोनी बसी हुई है। अब जरा मैं चाहूंगा सीधे यहां पर सैटेलाइट इमेज दिखाएं। सुमित प्लीज कम एंड जॉइन अस। ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, पहले खाली था, भरा है। सुमित, अब हमारे दर्शकों को एक एक चीज जरा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। देखिए निशांत, जो मैं आपको बता रहा था,
2019 की जो तस्वीरें हैं, दरअसल ऐसा नहीं था कि यहाँ पर चीन की मौजूदगी नहीं थी। 1959 के बाद लगातार यहाँ पर उसने अपने स्मॉल स्ट्रक्चर्स बना रखे थे जिनको प्रॉपर तैयार नहीं किया था, लेकिन उसके बाद लगातार चीन ने पिछले 1 साल में यहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया और इनके पीछे की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है निशांत, कि जब भी बातचीत होगी इस पर तो चीन ये कहेगा देखिए हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे लोग वहां पर रहते हैं, ये हमारा इलाका है। तो इसके पीछे की इंटेंशन बहुत क्लियर है कि ये इलाका अब चीन का है और यही वजह है कि चीन लगातार इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन कर ये दिखाना चाहता है। आपको याद होगा भूटान में भी इसी तरीके की कंस्ट्रक्शन चीन ने की थी। जी, आप जो बता रहे हैं ये हैरान करने वाली बात है। इस खबर पर मैं आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास जानकारी एक आ रही है। प्रकाश जावड़ेकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किस पे आइए देखते हैं। अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, उसके प्रमुख है, वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवालों से भाग रहे थे। मूल कांग्रेस का खेल क्या है? ये क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10वां राउंड की चर्चा है, किसान और सरकार के बीच। तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। अवरोध करना चाहते, अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला दिया। कांग्रेस ने 2014 तक कभी नहीं दिया, उल्टा हर बार मैंने जब सवाल पूछा राज्यसभा में तो जवाब आया था कि ये सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। क्यों नहीं की? 2009 में एक बार कांग्रेस ने घोषित 70,000 करोड़ की ये कर्ज माफी का ऐलान किया चुनाव के लिए। वास्तवता में तो 53,000 करोड़ रुपए ही उसमें लगे। मोदी जी किसान सम्मान निधि में 1,19,000 करोड़ अभी दे चुके हैं और कुल मिला के 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं। कहां 53,000 करोड़, कहां 7 लाख करोड़ एम्पावरमेंट किसान का। उन्होंने कहा अनाज की कीमतें बहुत महंगी होगी। कहां से सीखते हैं मुझे पता नहीं चलता। इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल मिलता है और कोविड के समय तो 8 महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया। लेकिन सामान्य दिनों में भी 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। यह फूड सिक्योरिटी कांग्रेस के 2014 में केवल 11 राज्यों में लगी थी। यह आज पूरे भारतवर्ष में है, 80 करोड़ लोगों तक पहुंची है। यह मोदी सरकार का काम है। एपीएमसी अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। और इसलिए कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है।
चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठते थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी, वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास, और इसलिए आप भाग रहे हो, इसलिए आरोप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा। हमारी चर्चा किसानों से जारी है और सफल होगी, हमें विश्वास है। बस यही आज मेरा विषय है। आपको कोई सवाल होंगे इस विषय पर तो पूछिए। हाँ, प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। एक सभ्यता होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहा है, आप बनना चाहते हो तो उत्तर दो। अक्साई चीन पर चीन का कब्जा कैसे हुआ? जावड़ेकर, चीन को हजारों किलोमीटर जमीन किसने दी? प्रकाश जावड़ेकर ने यह पूछा। कांग्रेस पर सीधे सीधे सवाल रखे गए हैं, चीनी दूतावास में जाकर कौन बैठा है? लेकिन इस खबर पर एक क्विक रिएक्शन, मैं हमारे सहयोगी अगर बीजेपी कॉन्फ्रेंस वाले मौजूद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मनीष झा, कांग्रेस के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। अगर चाइना को लेकर कोई भी सवाल किया जा रहा है तो पहले वो खुद सवालों के जवाब दें। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुरंत इस पर रिएक्शन दीजिए। और मैं चाहूंगा बीच में आप उसके शॉर्ट्स चलाएं जावड़ेकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन सवालों का जवाब पूछ रहे हैं जो कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से पूछे हैं, जिसमें राहुल गांधी को यह कहा गया है कि ये हमें विरासत में मिली है। चीन की जो समस्या है, नेहरू के काल में किस तरीके से चीन को जमीन मिली, और या फिर जिस अरुणाचल के गांव का हम जिक्र कर रहे हैं वो 1959 से ही चीन के कंट्रोल में है। ये सारी बातें अभी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं और इस पर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। वहीं दूसरी बात अगर आप देखें तो इस पूरे मसले पर जो चर्चा हम कर रहे हैं कि 2019 में ये नया गांव बसा है, जिसकी चर्चा अरुणाचल से ही बीजेपी के सांसद तापिर गांव करते आए हैं। अब सवाल ये है, क्योंकि आपने जिक्र किया है, मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपने तापिर गांव का जिक्र किया है, मैं एक बार फिर से खबर बताना चाहूंगा और उस खबर पर उनका जो उन्होंने जो कहा है वो दिखाऊंगा, और फिर मैं अपने मेहमानों के पास भी आऊंगा और आपके पास भी। मनीष, अरुणाचल में चीन ने गुपचुप तरीके से बसाया गांव, बड़ी खबर, सैटेलाइट से मिली इमेज से हुआ खुलासा। अरुणाचल के स्थानीय सांसद ने कहा घुसपैठ पहले से, लेकिन गांव नया है। क्या उन्होंने कहा है, आइए सुनाते हैं। 62 के बाद चाइना आके इस इलाका को ऑलरेडी कब्जा करके आज तक बैठा हुआ है। चाइना जिस इलाका को कब्जा करके बैठा है उस इलाका में नया गांव बसा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहा है। उस स्टेटमेंट का कॉपी जिसमें राहुल गांधी और शी जिनपिंग का हस्ताक्षर है, उस हस्ताक्षर को देशवासियों को दिखाना चाहिए। मैं सीधे चलूंगा, मेरे पास जनरल प्रसाद मेरे साथ मौजूद है। सर सॉरी आपके पास देर से आ रहा हूं, क्विक रिएक्शन सर।
क्या ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है हमारा? एक और, ये बहुत बड़ा फेलियर है। कुछ भी पॉलिटिकल चल रहा हो, लेकिन ये फेलियर है। शॉर्ट्स के साथ दिखाएं सर। निशांत जी, ये फेलियर अवश्य और बहुत बड़ा फेलियर है, और ये फेलियर आज का नहीं है, कल का नहीं है, ये परसों से चला आ रहा है। देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने की है और जो इतने सालों से, डिकेड से चल रही है, वो है डिफरेंस इन परसेप्शन। ये डिफरेंस इन परसेप्शन के क्या माने होते हैं भाई? ये डिफरेंस इन परसेप्शन कब तक चलता रहेगा? हर साल ये परसेप्शन बदल जाता है। कभी कहते हैं जी इसकी यहाँ तक थी, कभी कहते हैं वहाँ तक थी, कभी आज सुमित कह रहा है कि जी ये तो ना उनका देश है ना हमारा देश है, तो बफर जोन है। ये क्या, कब तक चलेगा ये? क्या हम बाउंड्री को सेटल नहीं कर पा रहे हैं? ये पिछले 60-70 साल से मसला चल रहा है। मैं तो कहता हूँ 1962 की लड़ाई से, अक्साई चिन जब से हमने खोया है, तब से ये मसला चल रहा है। आप देखिए आज दिपसांग में वो कहाँ बैठे हैं, आज देखिए यहाँ पे पेंगोंग त्सो में आके कहाँ बैठे हैं, आज ये देखिए अरुणाचल में क्या हो रहा है। ये सब चीज़ें आज की नहीं है। जैसे सुमित ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया शुरू में कि दिस इज़ द टैक्टिक्स ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड द चाइनीज़ PLA ऑफ सलामी स्लाइसिंग। ये इतने दुख की बात है, इसको हमें समझने में 60 साल लग गए। अब हमने कुछ इसमें तेवर दिखाए हैं कि हमने अपनी रिज लाइन पे कब्जा कर लिया। अब चाइनीज से कहा आओ बेटा अब देखें क्या होता है। ये यहाँ या पर तो लड़के ले लो या मेरे लिए हैरानी वाली बात है जन साहब, वो ये है कि ये 2019 से 2020 के अंदर हैरानी वाली, जी इसमें भी आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, देखिए इस बॉर्डर को जो गार्ड करने वाली है, जिस बॉर्डर को सर्वेलेंस करने वाली फौज है, वो ITBP है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। उसको ये रिपोर्ट्स लगातार देनी चाहिए और मेरे ख्याल से वो देती भी रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिपोर्ट डायरेक्टली आर्मी के पास नहीं आती, वो डायरेक्टली जाती है डिफरेंट मिनिस्ट्री, नॉट इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट गोज टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू इट्स ओन चैनल्स। हम लोग कितने सालों से कह रहे हैं कि जो इस तरीके के ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट होती है, उसमें दी लोकल पुलिस, जो बॉर्डर पुलिस होती है, जैसे प्लेन्स में BSF है, माउंटेन में ITBP है, चाइना के संग, इस तरह के जो फोर्सेस हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस कहलाती हैं, जो पीस टाइम में बॉर्डर को कंट्रोल करती है, सर्वेलेंस करती हैं, दे शुड रिपोर्ट ऑन अ डेली आवरली बेसिस टू द लोकल मिलिट्री कमांडर्स। वो सरकार कर नहीं पा रही क्योंकि इंटर मिनिस्ट्रियल उसमें प्रॉब्लम्स हैं, आज की नहीं है, 50 साल से चली आ रही है। एक बहुत ही कैटेगोरिकल एक स्टेटमेंट यहाँ पर, एक बहुत ही कैटेगोरिकली एक सवाल पूछ रहा हूं मंजीव सर से। मंजीव सर, गलवान में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ था, अरुणाचल में जो हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ था, लेकिन वो 2019 की घटना है, उसके लिए नोबडी कैन बी ब्लेम्ड। यानी हम बार बार चूक रहे हैं, इट्स अ फेलियर। पहले तो लेट मी कंग्रेचुलेट यू ऑल। ये फेलियर हो ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो मीडिया में आप लोगों ने इसको दर्शाया, इससे ये जरूर होगा कि ये मामला अब पब्लिक, जिसको कहते हैं डिस्कोर्स में आ गया, अब सबके सामने आ गया, और हमारी पूरी कोशिश होगी इसको ये या तो सुलझाने का, या जिसको कहते हैं इस पे अब तीव्र से एक्शन लेने। तो लेट मी स्टार्ट बाय एटलीस्ट कांग्रेचुलेटिंग यू ऑल कि आपने इसको बाहर निकाला। आप मानेंगे कि चाहे चाइनीज के पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बहुत जबरदस्त सामान है, लेकिन ओवरनाइट तो उन्होंने गाँव नहीं बसा दिया। यस, वो खुद ही MLA कह रहे हैं कि उनके इलाके में था, सुमित खुद कह रहा है कि बहुत सालों से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना रहे हैं। आप सलामी स्लाइसिंग कहें, कुछ भी कहें, देखिए फेलियर था नहीं था ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। Now this matter certainly needs to be tackled. We need to take, जिसको कहते हैं cognizance of the matter. ये मैटर कंसर्न का, क्योंकि ये बात नहीं है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड नहीं है। इस एरिया की डिस्प्यूट का जो एक्चुअल ग्राउंड खुलासा है वो स्लोली टाइम में चेंज हो जाएगा जी। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 2019 में, समझिएगा 10 साल के बाद लोग कहेंगे यार इतने सालों से चल रहा है, क्या रह गया इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज को कॉग्निसेंस ही नहीं लेना, फाइलों में कॉग्निसेंस नहीं, लेकिन ये हमारे जिसको सर मैं आपको थोड़ा सा मंजीव सर मैं इसी फ्रेम पे रखिएगा, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ऊपर जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है उसके शॉट्स हैं, और नीचे जो आप देख रहे हैं ये सैटेलाइट इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर एक्चुअल जो शॉट्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के, और नीचे सैटेलाइट इमेजेस हैं। मंजीव सर प्लीज गो अहेड सर। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज है
ये आपके सामने, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको पता है इसके बारे में, लेकिन इट हैज टू बी इन द फ्रंट एरिया ऑफ योर माइंड, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन इट, और इसके बारे में आपको दूसरे साइड के साथ तीव्रता से और स्ट्रांगली बात करने की जरूरत है। पॉइंट नोटेड ये सर। आप लोगों ने जो किया ये इंफ्रिंजमेंट है, इंक्रोचमेंट है, और ये आप जो है ग्राउंड सिचुएशन को इस तरह नहीं बदल सकते। पॉइंट नोटेड। अगर एक बार ये चीज जोर से, तीव्र से बताई जाए और इसके खिलाफ हम लोग भी स्ट्रांगली खड़े हों, तो मैं मानता हूं कि कम से कम सर एक बहुत शार्प और लास्ट रिएक्शन इस विषय पर शार्प और एक लास्ट रिएक्शन में मैं इन टर्म्स ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स की जो बात होती है उसमें जनरल साहब से लूंगा। सर मुझे एक चीज समझाइए जनरल साहब, अब देखिए चाइना ने जो स्ट्रैटेजी रखी है, अरुणाचल में एक और उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब आप उनसे कहां पर बात करेंगे? गलवान पर बात करेंगे, डेप्सांग पर बात करेंगे, अरुणाचल में बात करेंगे? वो आपको हर जगह पुश कर रहे हैं और आप हर जगह रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। आप यानी हम भारत की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सारी घटनाओं में उनके पास अपर हैंड है और हमारी बार्गेनिंग पावर कम होती है? ये अपर हैंड कब किसने दिया और कब से दिया? Yes. ये अपर हैंड कब से चला आ रहा है? देखिए हम तो कब से कह रहे हैं, और मैंने आपसे भी कई दफ़ा निवेदन किया है कि हमें इस समय छोटी मोटी बातों को छोड़ के हमें डिसाइड करना है चाइना को सामने बिठा के कि भाई साहब एक दफ़ा दिखा दीजिए आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, बॉर्डर कहाँ है। ये रोज़ का चक्कर अरुणाचल में, दिप्सांग में, कैलाश रेंज में नहीं चलेगा। एक दफ़ा मामले को सेटल कर लीजिए। अब हमारी लाइन ये है और आपकी लाइन बताइए कहाँ है। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसको फिर आप अगर ताकत से सुलझाना चाहते हैं तो ताकत से सुलझा लीजिए, और इसको अगर डिप्लोमेटिकली सुलझाना चाहते हैं तो डिप्लोमेटिकली सुलझा लीजिए। ताकत का हम कोई आपको दावा नहीं कर रहे। वी डोंट वांट अ वॉर, वी डोंट वांट अ कॉम्बैट टू रिजॉल्व दिस मैटर, वी वांट टू रिजॉल्व दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। बिकॉज देखिए ना निशांत जी, प्रॉब्लम यह है कि कल को कहीं और एक छोटी सी नदी खोद कर दिखा देंगे, कहीं एक कुआं बना देंगे, कहीं एक दो मकान खड़े कर देंगे। ये लाइन ऑफ परसेप्शन हमारी है। सर मैं अरे भैया लाइन ऑफ परसेप्शन एक दफा फाइनल तो पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड, गॉट योर पॉइंट। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है मंजीव सर। मनीष जो है, मनीष झा खबर को ब्रेक कर रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नियमित हुई खालसा एड, बड़ी खबर। कनाडा के 2 सांसदों ने खालसा एड को नोबेल शांति के लिए किया नियमित, नॉमिनेट जिसे कहते हैं। खालसा एड पर खालिस्तानी आतंकियों से संबंध का आरोप है। भारत में खालसा एड को लेकर चल रही है काफी विवाद। खालिस्तान समर्थकों की एनआईए कर रही है जांच, और उसके बावजूद यह हुआ है। मनीष झा, मैं चाहूंगा इसके बगल में जो स्टिल्स है उसके साथ मनीष झा, ये बहुत शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है। देखिए खालसा एड एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो ब्रिटेन और यूरोप के कई सारे देशों में भी सक्रिय है। फिलहाल खालसा एड किसानों के आंदोलन में भी सपोर्ट कर रहा है। कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं। हालांकि नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नाम अभी नॉमिनेट किया गया है, आगे देखा जाएगा कि बातें कितनी बढ़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के जो तमाम संगठन हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम में लगे रहते हैं, अब जब बहुत सारे ऐसी जगह पर जहां पर कि वो अगर मान लीजिए तत्कालीन सरकारों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, अगर उनको वो मदद देते हैं, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान रखना है। मनीष ये देखिए, ये जो दोनों सांसद हैं, ये जो दोनों सांसद हैं, इनका इंटेंट ही क्वेश्चनेबल है। ये इनका इंटेंट ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि खालसा एड का बहुत सारा कवर में काम ऐसा चल रहा है जो अपने आप में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है भारत में। देखिए इसके बावजूद खालसा एड एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में है। अगर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर खालसा एड का नॉमिनेट करने की सिफारिश करता, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। रही बात अगर खालसा एड भारत में किसी भी काम में ऐसा कर रही है जहां वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो भारत सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद अभी फिलहाल जब तक हमारे पास सबूत ना हो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को लेकर, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है। ओके, एक मिनट, मैं जरा इस पर चलूंगा और मंजीव सर से भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। आइए जरा दिखाएं यहां पर हमारे सामने जो जानकारी है, हम इसको टोन डाउन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूं। आइए दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। कनाडा के सांसद टिम उप्पल और परमबीर सिंह ने खालसा एड को नोबेल शांति के लिए नियमित किया है, नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट, भारत पर खालसा एड पर खालिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने का आरोप है। सांसदों का कहना है कि खालसा एड दुनिया भर में आपदा में मानवीय सहायता मुहैया कराती है। फेयर इनफ,
कहा जा रहा है कि दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को इस संस्था ने काफी मदद दी है, यह कहा जा रहा है, वी आर नॉट क्लेमिंग इट। खालसा एड ब्रिटेन, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय है। भारत में चल रही एनआईए की जांच है। मैं सीधे चलूंगा इस वॉल के बजाय राहुल सर ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ हम चलेंगे मंजीव सर के साथ। मंजीव सर, अब जो कनाडा के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि खालसा एड बहुत मदद करती है। मैं एक कॉलरी ड्रॉ कर रहा हूं इसमें, एक सिमिलैरिटी। कहने को तो तहरीक तालिबान, कहने को तो हाफिज सईद की या जो मसूद अजहर की पार्टी है वो भी पाकिस्तान में बहुत मदद करती है, लेकिन कवर में तो वहां पे टेररिज्म होता है। निशान, वो लोग तो यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन सबकी प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट में, ठीक है, नोन टेररिस्ट। मैं कहूंगा आपको क्या, जरा मनीष की बात को जरा अच्छी तरह समझिए। लोगों का क्या इंटेंट है ये मुझे पता, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज की कमेटी है वो भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड कमेटी है, वो अपनी तफ्तीश करते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज का सबूत है तो हमें उनको देना चाहिए, और अगर ये चीज साबित हो जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, खालसा एड, क्योंकि मैं सिख हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि पिछले कई सालों में इन ऑर्गेनाइजेशन का, खालसा एड इन पर्टिकुलर, लेकिन सिख ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया में लंगर चलाना, ये सब करने का बहुत सराहनीय है। हमारे यहाँ जब माइग्रेंट लेबर था, जब कोविड चल रहा था, तो हमारे गुरुद्वारा कमेटी, दिल्ली की गुरुद्वारा कमेटी, बाकी गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया, सब टीवी चैनल्स ने कवर किया। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को में काम हुआ, बांग्लादेश में जो रेफ्यूजी कैंप से, वहां पर लोगों ने काम सर किया। देखिए, मैं यहां पर आई हैव अ पॉइंट टू मेक सर। आपने पॉइंट रखा है, वेरी गुड पॉइंट, कि देखिए जो चैरिटेबल काइंड हो रहा है। अच्छा, पहला तो मेरा सवाल ये आपसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप सिख हैं, नॉट एट ऑल, लेकिन बिकॉज आप इंटरनेशनल एक्सपोजर को आपसे बेहतर अभी इस पैनल में कोई नहीं समझ सकता है, आर्मी का एक्सपोजर जनरल साहब, इसलिए आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, नंबर वन। नंबर टू, मेरा ये सवाल इसलिए है क्योंकि चैरिटेबल कॉज एक्सेप्टेड, वेरी नाइस, बट चैरिटेबल कॉज के कवर में अगर कुछ चल रहा है तो वो क्वेश्चनेबल है, और उसके ऊपर भारत में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए, ऐसा है, चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर चल रहा है, आपके पास सबूत है, तो आप नोबेल पीस कमेटी को बताइएगा। लेकिन ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि अगर कोई सबूत है तो नोबेल पीस कमेटी को हमें रखना चाहिए, एंड आई थिंक इंडिया शुड टेक एन इनिशिएटिव ऑन इट। मतलब ऐसा, निशांत, ओके निशांत, आई कैन नॉट टेल यू दैट इंडिया शुड टेक इनिशिएटिव। इंडिया के पास क्या सबूत है मुझे नहीं, फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। लेकिन वो दो एमपीओ ने क्या किया, उन्होंने तो अपना स्वार्थ निकाला, उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उन्होंने आगे किया, एब्सोल्युटली, लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन मैं एज एन इंडियन जर्नलिस्ट, मैं अपना इंडिया का इंटरेस्ट देख रहा हूं, और मैं सीधे चलूंगा जनरल प्रसाद के पास, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज गो अहेड। देखिए, हमने रिसेंटली बहुत ही कुछ 2-4 दिन 6 दिन हुए, जो अभी फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है, उसमें मैंने एक जगह देखा, खालसा एड पुट अप ड्राई क्लीनिंग कियोस्क, वहाँ कपड़े ड्राई क्लीन हो रहे हैं। उन्होंने एक वहाँ पे मॉल टाइप चीज़ खोली है, जहाँ पे हर एक चीज़ जो आइटम लोगों की ज़रूरत के हैं वो फ्री मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय खालसा एड। उनका जो फ्रंट है वो यही दिखाता है कि इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टीज ने इस संस्था को बढ़ोतरी दे रही है फार्मर स्ट्राइक को, उन्हें पता है कि असलियत क्या है। हमारे जो दूतावास कनाडा में हैं उनको पता है असलियत क्या है, हमारे जो दूतावास पूरे यूरोप में हैं उनको पता है ये असलियत क्या है। तो मैं मनदीप से एक तरह से सहमत हूँ कि इसकी जब पूरी खुलासा होगा, जब इसका साइटेशन पढ़ा जाएगा, एग्जामिन होगा नोबेल प्राइज़ के लिए, उस समय सब तरफ से इसकी इनपुट्स आएगी कि कहाँ पर इसने किस और आपने इसकी तुलना शायद पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी की है। वो चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो चैरिटेबल चीज़ें चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये क्यों होता है? दिस इज टू गेट द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल, और लोकल पीपल इसे गुमराह होकर उनकी सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारे देश में लोकल पॉपुलेशन इतनी कमज़ोर है कि वो इसके साथ मिलकर चलने को तैयार है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जानते हुए भी फॉर पॉलिटिकल रीजन इसको सपोर्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए, तो इस देश के लिए बड़े दुख की बात होगी। द पॉइंट इज दिस, दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट what is the intention behind all these philanthropic activities. Got your point, sir. Got your point. इसके पीछे intention को पता करें। आप ये बहुत अच्छी बात आपने की, it needs to be investigated। लेकिन कसवर, सॉरी आपको बहुत इंतजार कराया मैंने। अब बड़ी खबर आपके पाकिस्तान से,
भारत की तारीफ करने पर मुश्किल में फंसा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। एंकर ने की थी कोरोना वैक्सीन बनाने पर भारत की तारीफ। ये वो साहब कोरोना वैक्सीन पर की थी भारत पाकिस्तान की तुलना, दोनों देशों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम और करेंसी की भी की थी तुलना। जरा वो ट्वीट भी दिखाएं बगल में इनके, दोनों देशों की तुलना में पाकिस्तान को बताया था पिछड़ा। ये जरा बगल में दिखाएं वो इनका ट्वीट। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, इनके पीछे सब लोग पड़ गए वहां पर। मैं कसवर के पास जाऊंगा। कसवर भैया, मुझे आपको लेकर बड़ा डर लगता है। मेरा ख्याल है कि निशांत आपको डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है मैं क्या कहता हूँ। जहाँ पे इंडिया की तारीफ बनती है, yes. हम डट के उनकी तारीफ करते हैं। हम इतने कमजोर नहीं है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर डरना शुरू करते हैं। डट के करेंगे आपके लिए रिपोर्टिंग, और आपको पता है कि यहाँ से मैं क्या काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। लेकिन कसवर ये हो क्या रहा है? मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये तारीफ करना भी गुनाह है वहां पर। मेरा ख्याल है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें समटाइम्स लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। कुछ प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाता है, कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से। लेकिन बहरहाल आपके सवाल का जवाब यही है कि वाकई बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप एक मेरिट के ऊपर एक कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर उसके कंसीक्वेंसेस हैं। जिस तरह कसवर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करूंगा और फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक मिनट आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं वापस आ रहा हूं यहां पर और आपको इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दूं। उसके बाद देखें आप यहां पर, ये देखें, भारत की तारीफ करने पर पाकिस्तान में निशाने पर आया टीवी एंकर। ये बड़ी बात है। इन साहब ने ये ट्वीट किया था, होल्ड करें राहुल, वी आर नॉट इवन श्योर दैट वी ऑर्डर्ड वैक्सीन और नॉट, बनाना टू डोर की बात, बनाना तो दूर की बात है। इन्होंने ये ट्वीट किया है, मुकाबला करना है तो तालीम में करें, साइंस में करें, खेल में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, इकोनॉमी में करें, टेक्नोलॉजी में करें और सच का सामना करें। ये इकरार उल हसन सईद साहब ने क्या बोल दिया बताइए। और यहां पर इनके फेवर में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बेचारे का नुकसान हो गया है पाकिस्तान में। भारत से शिक्षा, विज्ञान, स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और तकनीक की सीख लेने की दी नसीहत। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर राहुल, यही देखें, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का ट्वीट किया था, रीट्वीट, भारत को पाकिस्तान से बेहतर बताया था। देखिए, पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन को मील का पत्थर कहा और कहा कि पता नहीं देश वैक्सीन खरीदेगा या नहीं। बड़ी लॉजिकल बात है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू अफगानिस्तान और सोमालिया जैसी बताई। अरे ये तो बहुत ज्यादा बोल गए। लेकिन मैं चाहूंगा इस वॉल के साथ सीधे कसवर, यहां पे इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन जो इन्होंने कहा है उसको लेकर वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और वैक्सीन की बात है, आज ही हमारे पास न्यूज आई है कि पाकिस्तान ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी चाइना की वैक्सीन को। निशान, बात यह है कि बात है सच मगर बात है रुसवाई की। और यहाँ पे इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप देखें वहां पे दुनिया के जो सबसे बड़े इदारे हैं वो वहीं पर रुख करते हैं। आप फेसबुक को देख लीजिए, ट्विटर को देख लीजिए, अब इस किस्म की टेस्ला, मैंने सुना है कि वहां पे टेस्ला आ रही है, वहां पे कंपनीज खोल रही है। आप इसको छोड़ें, F-16 बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वहां पे। मेरे ख्याल में कि आप लोगों के उनके साथ मुआहदे हो चुके हैं ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो मेरे ख्याल में कि रियलिटी जो है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रियलिटी और डेटा के ऊपर, फैक्ट एंड फिगर की उस बेस के ऊपर आप कहां आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे एनमिटी है दो देशों के दरमियान, सिवाय एक आर्मी को लेके, आर्मी के हार्डवेयर को लेके। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर सके। और ये बात बड़े दावे से कर रहा हूँ। 3 दिन पहले हम एक प्रोग्राम में थे। अब यहाँ पे जो MBBS डॉक्टर्स बनते हैं वो किताबें किनकी पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं इंडियन ऑथर्स की। आप यहाँ पे लीवर का मसला हो जाए तो यहाँ पे जो लोगों की सबसे बड़ी एक ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे इंडियन हॉस्पिटल में जाए। ये रियलिटी है, आप भी चेंज नहीं कर सकते, मैं भी चेंज नहीं कर सकता। और जो अच्छी चीज है वो वहां से लेना चाहिए, और जो अच्छी चीज है। और यही शायद वजह है कि एक जमाने में वसीम अकरम यहाँ पर बॉलिंग कोच हुआ करते थे IPL में कई टीमों के, जब तक हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं हो गए तब तक। लेकिन कसवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अपने उद्घाटन भाषण में देश को एक करने का संदेश देंगे जो बाइडेन। बड़ी खबर, बिखरे अमेरिका को एक करना और कोरोना से निपटने पर होगा फोकस। बड़ी खबर, यह पहली बार होगा जब पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के इनॉग्रल समारोह में नहीं होंगे।
बड़ी खबर यह है कि बाइडेन की शपथ से पहले वॉशिंगटन किले में तब्दील है, 25,000 सैनिक तैनात हैं। आइए जरा ये जो किले में तब्दील हो गए वो आपको दिखाता हूं, और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो है कौन कौन से मंत्री जिनके ऊपर भारत की नजर होगी। आइए शपथ को लेकर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बाइडेन की शपथ से पहले वॉशिंगटन में 25,000 सैनिक तैनात, युद्ध क्षेत्र की तरह नजर आ रही है राजधानी। नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल जैसी हिंसा दोहरा सकते हैं, खुफिया एजेंसियों की जानकारी है। देश के सभी 50 राज्यों में भी सुरक्षा खड़ी की गई है, संवेदनशील सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिए गए हैं, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को जनता के लिए बंद कर दिया गया है, कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। वॉशिंगटन की मेयर के साथ मैरीलैंड और वर्जीनिया के गवर्नर ने साझा बयान में वॉशिंगटन ना आने की अपील की है। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी यह है, जिसके लिए मैं मंजीव सर के पास आने वाला हूं, भारत की नजर बाइडेन के 3 मंत्रियों पर है। देखें जरा, प्ले करें यहां पर, भारत की नजर बाइडेन के 3 मंत्रियों पर। ओबामा के समय विदेश राज्य मंत्री और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ओबामा यहां पर भारत के प्रति इनका रवैया हमेशा पॉजिटिव रहता है, यह अच्छी बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ब्लिंकन और बाइडेन का रिश्ता काफी पुराना है। चेंज ओवर करें। रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो यहां पर चेंज करें। बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं, पूर्व एक्सपीरियंस है, भारत और अमेरिकी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले चुके हैं, वेरी गुड। 4 स्टार पूर्व जनरल ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे, इनक्रेडिबल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान, अगर इनकी बात की जाए 44 साल के अमेरिका के सबसे युवा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। स्मार्ट मूव बाइडेन का, सुरक्षा मामलों पर बाइडेन इन्हीं से सलाह लेते रहे। नेक्स्ट, यहां पर 2012 में ईरान अमेरिका और न्यूक्लियर डील में अहम रोल, जिसके बाद ट्रंप ने रद्द कर दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। अब मैं सीधे चलूंगा सिर्फ इस वॉल ग्राफिक्स के साथ मंजीव सर के पास। मंजीव सर, बाइडेन और भारत के रिश्ते कैसे आपको दिखते हैं? निशांत, मैं उसके बारे में अभी बोलता हूं, लेकिन मैं आपकी एक पहली न्यूज के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज सर। आई वांट टू से दिस टू यू, यू हैव एविडेंस, ब्रिंग इट टू द पीपल एंड लेट एवरीबॉडी डिसाइड। लेकिन बिना उसके आरोप नहीं लगाने चाहिए। मनीष ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, क्योंकि उसकी छवि जो है दुनिया में बहुत अच्छी है। लेट मी कम नाउ टू योर अमेरिकन। ओके, पॉइंट टेकन। देखिए, लोग सभी कहते हैं कि जो बाइडेन का जो नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस है एक्सपीरियंस हैवी, यानी कि लोग हैं जिनमें काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में, बोथ नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस की साइड और डिप्लोमेसी की साइड। ये एक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये जो चीज है इसको हम सबको लेवरेज करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये लोग बहुत अच्छी तरह इस चीज को हम लोग लेवरेज करेंगे, क्योंकि इन लोगों के हम लोगों के साथ भी अच्छे रिश्ते। एंथनी ब्लिंकन इंडिया को अच्छी तरह जानता है, हम लोग उनको जानते हैं, जेक सलिवन को भी। जहां रहे जनरल ऑस्टिन, इनका जो ज्यादातर एक्सपीरियंस है वो सेंटकॉम से है। ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट है जिस एरिया में हम लोगों का इंटरेस्ट है, इंडो पैसिफिक, लेकिन दैट डजंट मैटर। अब वो जनरल नहीं है, अब वो डिफेंस मिनिस्टर के रूप में है वहां पर। और जो बाइडेन खुद जो है वेटरन फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट रहे हैं, इंडिया को अच्छी तरह जानते हैं। मैं मानता हूं कि ये जितना कॉन्स्टलेशन बन रहा है, ये जो टीम बन रही है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी which should be taken to better both India-US relations and India's place in the world। और जो हमारे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, खासकर चाइना, इंडो पैसिफिक वगैरह, उसको चैलेंज करने के लिए सर एक बहुत शार्प रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन सर, बहुत शार्प रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि फ्रॉम वेयर ओबामा इज लेफ्ट वहां से रिलेशंस आगे बढ़ेंगे, या फ्रॉम वेयर ट्रंप हैज लेफ्ट वहां से रिलेशन आगे बढ़ेंगे भारत और अमेरिका के? देखिए, दुनिया बदल गई है पिछले 4 साल में, और शायद अमेरिका नहीं बदला लेकिन चाइना बिल्कुल बदल गया है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के कारण। इसलिए जो बाइडेन, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ओबामा के अंडर, और उनकी उस किस्म के ख्यालात हों, he has to deal with contemporary realities, जिसमें चाइना की एक्सपेंशनिज्म अब सारी दुनिया के सामने आ Got your point, sir. America today clearly recognizes China as a strategic competitor और एक कंपटीशन में है।
इसलिए प्लीज पार्डन मी सर, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे साथ अब डॉक्टर श्याम जनरल प्रसाद, प्लीज पार्डन मी, मैं अब आगे चंक की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल और कुंदन जुड़ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर है, भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया में डिमांड है। अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने भारत से मांगी कोरोना वैक्सीन। कंबोडिया की मीडिया रिपोर्ट से सामने आई जानकारी, चीनी वैक्सीन के बावजूद कंबोडिया ने मांगी भारत से वैक्सीन। दुनिया भर में, अब मैं सीधे आपको बॉल पर लेके चलूंगा, उसके बाद डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास आना चाह रहा हूं। आइए, क्योंकि इसके बाद एक और ब्रेकिंग है, आइए जरा प्ले करें यहां पर, जो हमारे पास इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर में भारतीय वैक्सीन की डिमांड है। अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने भारत से वैक्सीन भेजने की अपील की है। चीन ने पहले ही 10 लाख डोज कंबोडिया भेजी है, लेकिन कंबोडिया भारत से वैक्सीन मांग रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, नेपाल, भूटान, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी जाएगी भारतीय वैक्सीन। ब्राजील, श्रीलंका, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस में भी भारतीय वैक्सीन की मांग बढ़ गई है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मोरक्को, सऊदी अरब और मंगोलिया को भी वैक्सीन देने जा रहा है भारत। यह इंटरेस्टिंग खबर है। मैं चाहूंगा एक वैक्सीन के लिहाज से अगली ब्रेकिंग में लेना चाहूंगा, और उसके बाद मैं हमारे खास मेहमानों के पास जाऊंगा। कोरोना वैक्सीन के बीच भारत बायोटेक की चेतावनी, एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज ना लगवाएं कोवैक्सीन का टीका। कोवैक्सीन से गंभीर एलर्जिक रिएक्शन की आशंका कम, भारत बायोटेक ने कहा है। भारत बायोटेक ने वैक्सीन लगवाने वालों के लिए जारी किए निर्देश। मैं चाहूंगा ये वाली ब्रेकिंग और पुरानी वाली वॉल के साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास जाऊं। सर, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मेरा पहला सवाल आपसे ये, डॉक्टर साहब, वर्ल्ड में भारत की वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है, इसके रिएक्शंस बहुत कम आ रहे हैं। क्या यह समझा जाए कि हमने अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया में वो कर दिया है, वो प्रीएम्प्ट कर दिया है जो शायद वेस्टर्न मॉडर्न कंट्रीज भी नहीं कर पाई? निशांत, देखिए, मैं आपको आज जो मेरे साथ हुआ 2 उदाहरण आपके साथ साझा करता हूं। अभी आपसे पहले मैं एक 1.5-2 घंटे की मीटिंग में था, जिसमें कि लगभग 15 से 20 इंटरनेशनल डॉक्टर्स जुड़े हुए थे। और जब मीटिंग शुरू हुई और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें यूके के जो डॉक्टर क्रिस ट्वेल्स थे, और उसमें आप समझे हांगकांग, साउथ कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, ब्रुनाई के भी डॉक्टर्स थे। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप इंडिया से हैं और आप जो है दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और आपने बहुत बड़ा काम किया है। तो मेरा सीना तो जो है एक किस्म से इतना बड़ा हो गया और इतना गौरवान्वित फील कर रहा हूं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास अभी टोक्यो से मेरे किसी रिलेटिव का फोन आया। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं डॉक्टर साहब, कोई सवाल ही मैं आपको रोक रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बहुत अच्छी बात की, उसी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अदरवाइज आई विल मिस आउट दैट पॉइंट। देखिए, हमारा अचीवमेंट वैक्सीन को लेकर है, दैट्स व्हाई वर्ल्ड इज हैप्पी, इसलिए दुनिया खुश है, या हमारा अचीवमेंट वैक्सीन को लगाने का जो हमने एक मिसाल पेश की उसको लेकर है? देखिए, सबसे पहले तो बनाना पड़ता है ना। सबसे पहले जो बनाई है हमने वैक्सीन, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट की है ऑक्सफोर्ड के साथ या भारत बायोटेक की है, जब तक कि इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती तो लगाने की बात कहां से आती। तो सबसे पहले तो बनाने की बात है। इसका मतलब है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर इतना इन्वेस्ट किया है कि हम वैक्सीन बनाने में सक्षम हुए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि केवल 5 या 6 देशों के पास है आजकल, आज की तारीख में सारी दुनिया में। तो लगाने की जो बात है, उसके लिए ऑफ कोर्स अभी हमारा एक कदम 2 दिन से शुरू हुआ है, और जैसे जैसे इसके अंदर हमें समझ में आएगी, हमारा कोविन जो है वो स्टार्ट हो गया है ऐप, उसके आधार पे हम लोगों को आइडेंटिफाई करते जाएंगे और अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके। आप, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारी वैक्सीन के रिएक्शंस अभी तक क्या डेटा कह रहा है, कैसे रिएक्शंस है उसके? निशांत मेरे से पूछ रहे हैं ना? यस सर, आपसे। हाँ निशांत, अभी तक जो डेटा आ रहा है केवल माइनर रिएक्शंस का डेटा आ रहा है। मैं आपको ये आपसे अपनी पर्सनल बात बताता हूं कि मैं फर्स्ट डे पे सैटरडे को मैंने ही वैक्सीन लगवाई,
और मेरे को माइल्ड इचिंग के अलावा एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। Okay. तो थोड़ा इचिंग होना, थोड़ा सा फीवरिश लेकिन डॉक्टर लगना, साहब, या जहां पे लोकल साइड पे you have a थोड़ा very pain healthy होना, lifestyle. या थोड़ा नौशिया होना, तो ये भारत लगभग- के लोगों को थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, I'm sorry, मैं आपको रोकूंगा। कुमार कुंदन, आपसे एक सवाल का जवाब लेना चाह रहा हूं। दिल्ली में मरे पाए गए 13 कौवे निकले बर्ड फ्लू से संक्रमित। बड़ी खबर, दिल्ली के लाल किले के पास मरे मिले थे कौवे। जांच के लिए भोपाल और जालंधर भेजे गए थे सैंपल। लाल किले पर टूरिस्टों को ना आने का निर्देश, ये बड़ी खबर है। मैं कुमार कुंदन के पास जाऊंगा। कुमार कुंदन, मेरा सवाल बर्ड फ्लू एंड कोविड को लेकर है। दोनों को कंबाइन किया जाए तो रिपब्लिक डे इज राइट इन द कॉर्नर, और लाल किले पर ऐसा अभी एविडेंस मिला है। निश्चित रूप से, और इसको लेकर एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि लाल किले के आसपास फिलहाल किसी भी तरीके का जो गैदरिंग है उसको जो है रोका जाए, और इसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। निश्चित रूप से अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो जो परेड होती है वो राजपथ से लेकर और लाल किले तक जाती है। अब ऐसे में वहाँ पे किस तरीके से गैदरिंग किया जाए, उसको कितना डिस्पर्स किया जाए, इस सब पे जो है सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन जो लाल किले का परिसर है और खास करके आसपास शांतिवन और दूसरे इलाके मैं आपको रोकूंगा, हम थोड़ा सा वी आर क्रॉसिंग द टाइम लिमिट, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।